गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने भूगोल के प्रथम अध्याय से प्रारंभ किया। प्रथम अध्याय मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र की हमने बात की। ठीक है, तो सर्वप्रथम हमने भूगोल की परिभाषाओं की चर्चा की, जिसमें हमने देखा मानव एवं पर्यावरण के मध्य संबंधों के अध्ययन को भूगोल कहते हैं। फिर मानव भूगोल की प्रकृति की बात की। मानव भूगोल की प्रकृति में मानव और उसके द्वारा किए जाने वाली जो प्रमुख क्रियाएँ हैं उनको सेंट्रल पॉइंट यानी कि केंद्रीय स्थान या केंद्रीय स्थान देकर अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हमने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की बात की और फिर हमने मानव भूगोल के विकास की बात की। तो इसी क्रम में हम बात करते हैं कि मानव भूगोल का जो विकास है इसे हमने 3 कालों में बांटकर अध्ययन किया: प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल। तो मानव भूगोल का जो विकास, मानव भूगोल का विकास से मतलब हमें समझ में आया कि स्टार्टिंग से लेकर आज मानव भूगोल की क्या स्थिति रही है उसके बारे में हमने चर्चा की। तो इसी प्रकार हम बात करते हैं मानव भूगोल। तो मानव भूगोल के विकास में हमने प्राचीन काल की चर्चा की। प्राचीन काल में जहाँ पर भौतिक भूगोल का ही वर्चस्व था, उस समय में कुछ विद्वानों ने मानव को भूगोल के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया। ऐसे ही जो विद्वान हैं उनकी हम बात करते हैं, जो ग्रीक विद्वान हैं। ठीक है, जो ग्रीक विद्वान हैं, रोम के जो स्ट्रेबो जैसे विद्वान हैं, उन्होंने कोशिश की कि मानव को भूगोल के साथ जोड़ने का प्रयास किया। फिर मध्यकाल की बात करते हैं, जो अन्वेषण का काल आता है, उपनिवेशवाद का काल आता है, जो यूरोपियन कंट्री के लोग बाहर विभिन्न खोजें करते हैं। ठीक है, उसी समय मानव भूगोल का विकास होने लगता है। और आज वर्तमान स्थिति की हम बात करते हैं, मानव भूगोल एक विस्तृत व्यापक सब्जेक्ट के रूप में, जो आज भौतिक भूगोल की हम चर्चा करें, भौतिक भूगोल से भी बड़ा व्यापक रूप लेने लगा है। ठीक है, तो इन तीनों काल, मध्यकाल, प्राचीन काल और आधुनिक काल में हमने विभिन्न विद्वानों ने भूगोल के विकास में जो योगदान दिया, उन विद्वानों के नामों की हम चर्चा करेंगे। तो प्रमुख भूगोलवेताओं की हम बात करते हैं। प्रमुख भूगोलवेताओं की हम बात करते हैं। जैसे जर्मनी की बात करें, जर्मनी जो यूरोपीय देश है, यूरोपियन कंट्री है जर्मनी, वहाँ जो प्रमुख विद्वान हुए जिन्होंने मानव भूगोल के विकास पर जोर दिया है या मानव भूगोल का विकास संभव हो पाया है, उसमें रेडजेल है, हम्बोल्ट है, रिटर है, फ्रोबेल है, पेसेल है, रिस्टोफेन है। अगर हम बात करें रेडजेल महोदय की, तो रेडजेल महोदय मानव भूगोल के जनक हैं। रेडजेल मानव भूगोल के जनक हैं और रेडजेल जो जर्मनी के विद्वान है, ये मानव भूगोल के जनक है और इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम रहा है एंथ्रोपोजोग्राफी। और मानव भूगोल को विस्तृत व्यापक स्वरूप देने का श्रेय रेडजेल महोदय को ही जाता है। फिर हम बात करें हम्बोल्ट की, जो आज आधुनिक भूगोल के जनक माने जाते हैं। यह भी जर्मनी के हम्बोल्ट ने अपने जीवन में खूब लंबी यात्राएँ की। हम्बोल्ट जो विद्वान है ये जर्मनी के विद्वान हैं। ठीक है, इनकी जो प्रमुख बुक है कॉस्मोस नाम से है। ठीक है, कॉल रिटर की बात करते हैं, ये भी जर्मनी के हम्बोल्ट और रिटर का भूगोल में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कॉल रिटर और हम्बोल्ट समकालीन रहे हैं। समकालीन का मतलब यानी कि एक ही समय में। ठीक है, एक ही समय में। उसके बाद फ्रोबेल की बात करें, पेसेल, रिस्टोफेन, ये सारे विद्वान जर्मन विद्वान हैं, जर्मन भूगोलवेता हैं। जर्मन भूगोलवेताओं के हम नाम याद करेंगे। एग्जाम में अभी भी जो 2020 बोर्ड एग्ज़ाम हुआ उसमें भी विद्वानों के नाम आए हैं कि, तो हमें भी याद रखने हैं कि जर्मनी के विद्वानों के नाम लिखिए, 2 विद्वानों के नाम लिखिए, 3 विद्वानों के नाम लिखिए। 1 नंबर का ऐसा प्रश्न आता है तो हमें याद रहनी चाहिए। तो जर्मनी के जो विद्वान हैं रेडजेल, हम्बोल्ट, रिटर, फ्रोबेल, पेसेल एंड रिस्टोफेन। फिर हम बात करें फ्रांस की। अगर हम जर्मनी की बात करें, जो रेडजेल की बात करें, रेडजेल महोदय ने प्रकृति को सर्वोपरि बताया। और वहीं हम फ्रांस की बात करते हैं। यहाँ से फ्रांस की हम बात करें, विडाल डी लाब्ला, ब्रुन्स, डिमांजिया, डी मार्तोन और फेब्रे। विडाल डी लाब्लास फ्रांस के जो मानव भूगोल के संस्थापक या मानव भूगोल के विषय में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण कार्य करने वाले विद्वान हैं वो हैं विडाल डी लाब्लास। विडाल डी लाब्लास, इनका पूरा नाम है पॉल विडाल डी लाब्लास। जीन ब्रुन्स की बात करें, डिमांजिया हैं, डी मार्तोन है, फेब्रे। ये मानव भूगोल पर महत्वपूर्ण कार्य करने वाले विद्वान हैं। विडाल डी लाब्लास, ब्रुन्स, डिमांजिया, डी मार्तोन और फेब्रे। और ये कहाँ से हैं? फ्रांस से हैं। वहीं आगे हम बात करें ब्रिटेन के विद्वानों की, तो ब्रिटेन के विद्वानों में हर्बर्टसन है, काफ़ी फेमस है। हर्बर्टसन, इनकी जो पंचपदीय प्रणाली है वो काफ़ी फेमस है। मैकिंडर की बात करें, मैकिंडर, रॉक्स भी हैं, फ्लूअर है। ठीक है, इन्होंने हार्टलैंड थ्योरी दी है मैकिंडर ने।
हर्बर्टसन, मैकिंडर, रॉक्सबी, फ्लूअर। ठीक है, ये ब्रिटेन के विद्वान है, हर्बर्टसन, मैकिंडर, रॉक्सबी और फ्लूअर। भाई यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, ये कंट्री हो गए यूरोपियन कंट्री, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन, ये तीनों का है यूरोप महाद्वीप, जो यूरोप कॉन्टिनेंट है उसी के देश हैं। और यूएसए की हम चर्चा करें, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, एलन सी सैंपल, ग्रिफिथ टेलर, हंटिंगटन, बोमेन, कोलोसावर। जो एलन सी सैंपल है, एलन सी सैंपल रेड जेल की शिष्या रही है, यानी कि सैंपल के गुरु हैं रेड जेल। ठीक है, ये यूएसए है संयुक्त राज्य अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका का एक पृथक देश है। ग्रिफिथ टेलर है, हंटिंगटन के बारे में हमने पढ़ा था कि मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को 2 विषयों में या 2 भागों में बांटा है। अब वो 2 भाग कौन से थे, याद रखो, भौतिक दशाएं और मानवीय अनुक्रियाएं। बोमेन, कोलोसावर, जिन्हें सांस्कृतिक भूगोल का जनक या सांस्कृतिक भूदृश्य का जब भी बात आती है तो कोलोसावर का मानव भूगोल में नाम आता है। ठीक है, तो यूएसए के विद्वान संयुक्त राज्य अमेरिका के एलन सी सैंपल, ग्रिफिथ टेलर, हंटिंगटन, बोमेन और कोलोसावर। वही बात करें रोमन विद्वानों की, तो रोमन विद्वानों में जो प्रमुख है स्ट्रेबो के जो ग्रंथ हैं वो जला दिए गए, इनका जो पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं हो पाता है, फिर भी इनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं आज भूगोल के अध्ययन में काफ़ी सहायता प्रदान करते हैं। तो रोमन विद्वानों में स्ट्रेबो की चर्चा करते हैं। इन्होंने भौतिक भूगोल पर तो जोर दिया, लेकिन कुछ मानव भूगोल से संबंधित तथ्य भी इनके देखने को मिलते हैं। ग्रीक विद्वानों की बात करें, हेरोडोटस, अरस्तु, हिकेटियस, थेल्स, अनेक्जिमेंडर। वहीं हम बात करें हेरोडोटस की, तो इन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है, इतिहास हिस्ट्री का जनक, द फादर ऑफ हिस्ट्री। और इन्हें हम भूगोल की दृष्टि से बात करते हैं कि ऐतिहासिक भूगोल के जनक। ऐतिहासिक भूगोल के जनक कौन है, हेरोडोटस। ऐतिहासिक भूगोल के जनक है हेरोडोटस। अरस्तु है, फिर हिकेटियस को हम कहते हैं भूगोल के जनक। हिकेटियस भूगोल के जनक। हिकेटियस ने क्या किया, जो भूगोल है, भूगोल का सिस्टमेटिक यानी क्रमबद्ध रूप से, व्यवस्थित रूप से जमाने का जो कार्य क्या है भूगोल के विभिन्न तथ्यों को, वो क्या है, हिकेटियस ने। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, भूगोल का जनक कहते हैं। इनकी जो प्रमुख पुस्तक है जिसके आधार पर इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है, उस पुस्तक का नाम है जसपिरिडियस। जसपिरिडियस ये प्रमुख पुस्तक है जिसके नाम पर, इस पुस्तक के आधार पर इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है, जसपिरिडियस। इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम हिकेटियस का जसपिरिडियस। थेल्स, अनेक्जिमेंडर, इन्होंने विभिन्न गणितीय संबंधों में, गणितीय भूगोल के संबंध में इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो इस प्रकार से हमने विभिन्न प्रमुख भूगोल वेताओं की चर्चा कर ली। एक बार वापस रिपीट करेंगे, रेड जेल, हम्बोल्ट, रिटर, फॉवेल, पेसल, रिस्टोफेन ये जर्मनी के विद्वान हैं। विडाल्डी, लाब्लास, ब्रुंस, डिमांजा, दी मार्टोन, फेब्रे ये फ्रांस के विद्वान हैं। फिर हर्बर्टसन, मैकिंडर, रॉक्सबी और फ्लूअर ये ब्रिटेन के विद्वान हैं। फिर यूएसए की बात करें तो इसमें एलन सी सैंपल, ग्रिफिथ टेलर, हंटिंगटन, बोमेन, कोलोसावर। रोमन विद्वान स्ट्रेबो की चर्चा करेंगे। ग्रीक जो विद्वान उसमें हेरोडोटस, अरस्तु, हिकेटियस, थेल्स और अनेक्जिमेंडर की हम चर्चा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे महत्वपूर्ण रूप से हमारे लिए देगा रेड जेल की पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी और हिकेटियस की पुस्तक का नाम है जसपिरिडियस। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे चर्चा करते हैं। देखो, आधुनिक काल में विभिन्न विद्वानों के द्वारा भूगोल के संदर्भ में, मानव भूगोल के संदर्भ में विभिन्न तर्क दिए गए, विभिन्न विचार दिए गए। अब ये जो विचार दिए गए तो एक अलग से विचारधाराएं बन जाती हैं। इन विचारधाराओं की हम अब चर्चा करने वाले हैं। विभिन्न विचारधाराओं की हम चर्चा करने वाले हैं। अब ये विचारधाराएं कौन सी हैं, इनका आज हम ब्रीफ में, संक्षिप्त में अध्ययन करते हैं कि विचारधारा। सबसे पहले तो विचारधारा क्या होती है। तो विचारधारा क्या होती है, किसी विद्वान के द्वारा कहे गए वक्तव्य या जो विचार है उसे विभिन्न विद्वान समर्थन दे देते हैं कि हाँ, इस विद्वान के द्वारा कहे गए ये वक्तव्य और ये विचार पूरी तरह से प्रमाणित है, हमारी दृष्टि से भी अनुकूल है। तो हम कहते हैं कि ये एक विचारधारा बन गई है। ऐसे ही हम विचारधारा की चर्चा करते हैं। इन विचारधाराओं में प्रमुखतया हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं 3 विचारधाराओं के विषय में। पहली अगर हम बात करें तो वो है निश्चयवाद। निश्चयवाद, इसे हम नियतिवाद भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं ना, नियतिवाद भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें तो है संभववाद। संभववाद, ठीक है, दूसरी विचारधारा की बात करें तो क्या ना, संभववाद। तीसरी विचारधारा जो यहाँ पे नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद,
तो भूगोल से संबंधित इन 3 विचारधाराओं का हम अध्ययन कर रहे हैं। पहला है निश्चयवाद, जिसे नियतिवाद भी कहते हैं, ठीक है। निश्चयवाद, नियतिवाद, इंग्लिश में इसे बोलते हैं डिटर्मिनिज्म, ठीक है। डिटर्मिनिज्म होता क्या है? डिटर्मिनिज्म यानी कि जो दृढ़ निश्चय कर लिया, जो नियति ने कह दिया, जो भाग्य ने लिख दिया, वही सर्वोपरि वो हो जाता है नियतिवाद। सबसे पहले अगर हम बात करें कि नियतिवाद के जनक कौन हैं, तो नियतिवाद या जो निश्चयवाद के जनक हैं, इस जनक की अगर हम चर्चा करें तो नियतिवाद के जनक हैं रेडजेल महोदय। नियतिवाद के जनक हैं रेडजेल महोदय, जो हमने देखा जर्मनी के विद्वान, जिनकी पुस्तक का नाम क्या रहा है? एंथ्रोपोजियोग्राफी। ये जो जनक हैं निश्चयवाद के जनक हैं रेडजेल महोदय। जर्मन विद्वान रेडजेल महोदय निश्चयवाद के जनक माने जाते हैं, ठीक है। अब ये विचारधारा क्या कहती है? ये विचारधारा कहती है कि प्रकृति सर्वोपरि है, प्रकृति जो चाहे वो ही करेगी। विचारधारा क्या कहती है? प्रकृति सर्वोपरि है, प्रकृति को इसने प्रबल बताया है और मानव इसके आगे विवश है। प्रकृति सर्वोपरि है और मानव इसके आगे विवश है। किसके आगे विवश है ना? प्रकृति के आगे विवश है, यानी प्रकृति जो चाहे वो कर सकती है। प्रकृति क्या चाहती है, क्या कर सकती है, ठीक है। अगर हम बात करें तो प्रकृति, जैसे हम चर्चा करें कि हमारे माइंड में जब भी हम नियतिवाद या निश्चयवाद पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में होना चाहिए आदिम अवस्था, आदिवासी वाली अवस्था। वो लोग कैसे रहते हैं? जंगलों में रहते हैं, पेड़ पौधों से मिलने वाले विभिन्न उत्पाद कंदमूल फल खाते हैं, जंगल में शिकार करते हैं, जो भी उनको उनके भाग्य में है उनका रहना क्या करते हैं? पेड़ों पर रहते हैं, वहीं पे झोपड़ियाँ बनाकर रहते हैं, यानी जो भाग्य ने जो कहा है वो सब स्वीकार उन्होंने कर रखा है, ठीक है। और क्या हम बात करते हैं प्राचीन समय में इस प्रकार से जब मानव की उत्पत्ति होती है तो मानव की उत्पत्ति के साथ ही मानव क्या करता है? इसी अवस्था में रहता है, आदिम अवस्था में रहता है, और उस समय वो प्रकृति को क्या करता है? सर्वोपरि मानता है। बाढ़ आए, भूकंप आए, सब उसके पास कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, तेज़ धूप आ रही है तो भी उसको सहन करना पड़ रहा है, उसके पास कोई सेटलमेंट नहीं है। ऐसी जो अवस्था, यानी जो नियति ने कह दिया, जो भाग्य ने कह दिया, वही क्या कर लिया? मानव ने स्वीकार कर लिया। ऐसी अवस्था जिसमें प्रकृति प्रबल है और मानव उसके आगे विवश है, यानी जो प्रकृति चाहेगी वही करेगी और मानव उसके आगे विवश है। मानव क्या कर सकता है? मानव क्या करता है? प्रकृति को माता मानता है और प्रकृति को माता मानकर उसकी पूजा करता है। मानव क्या कर रहा है? प्रकृति को माता मानकर उसकी पूजा कर रहा है, ठीक है। विभिन्न वृक्षों की हम बात कर सकते हैं, वृक्षों की पूजा कर रहा है, प्रकृति को माता मानकर कि जो होगा वो होगा, ठीक है। वो पूरी तरह से प्रकृति में रहे, उनके खाना पीने से लेकर रहन सहन से लेकर उसके जीवन के विभिन्न जो पहलू हैं सारे प्रकृति से संबंधित हैं, और वो प्रकृति को प्रबल मानता है, प्रकृति के ऊपर किसी प्रकार से उसका वश नहीं चलता है, ठीक है। अगर आगे की हम चर्चा करें कि इस प्रकार से क्या जीवन संभव था, लेकिन मानव क्या करता है? विभिन्न अन्वेषण, विभिन्न खोजें करता है, और अन्वेषण खोजें करते करते मानव क्या कर रहा है? विभिन्न संभावनाएं देखता है कि ऐसा हो रहा है तो क्यों ना मैं इसे बदल सकता हूँ। विभिन्न संभावनाएं देखते हैं। अब वो जो संभावनाएं देखते हैं, इस थ्योरी को कहा जाता है संभववाद, और इस संभववाद थ्योरी को हम इंग्लिश में कह सकते हैं पॉसिबिलिज्म। क्या कह सकते हैं ना? पॉसिबिलिज्म। अब पॉसिबिलिज्म में क्या होता है, ठीक है। संभववाद की हम चर्चा करें, संभववाद क्या होता है, पॉसिबिलिज्म क्या होता है, यानी मानव प्रकृति में क्या कर रहा है? विभिन्न संभावनाएं देख रहा है कि जिस प्रकार से पक्षी आकाश में उड़ रहा है, क्यों न मैं आकाश में उड़ूं। ये जो बाढ़ से मैं हर साल मेरे मकान, ये जो झोपड़ियाँ मेरी खराब हो जाती है, क्यों न मैं एक स्थायी अधिवास को निर्माण कर लूँ। तेज धूप से मुझे क्या हो रहा है? प्रॉब्लम हो रही है, तेज धूप में रह नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। मुझे विभिन्न प्रकार की प्रताड़नाएं प्रकृति दे रही है, क्यों न मैं इन प्रताड़नाओं से बचूं। तो मानव क्या कर रहा है? विभिन्न संभावनाएं देखता है, और विभिन्न संभावनाएं देखकर प्रकृति की वस्तु को ही उपयोग कर क्या करता है? प्रकृति पर सर्वोपरि बनने का प्रयास करता है। इस विचारधारा को जो देने वाले विद्वान हैं या इस विचारधारा के जो जनक हैं वह विडाल्डी लाप्लास। इस विचारधारा के जनक कौन है? विडाल्डी लाप्लास, ठीक है। विडाल्डी लाप्लास की चर्चा करें हम कि विडाल्डी लाप्लास की विचारधारा के जनक है। किस विचारधारा के जनक है? संभववाद के जनक हैं। विडाल्डी लाप्लास क्या कहते हैं कि प्रकृति में विभिन्न संभावनाएं देखकर मानव क्या करता है? प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करता है, या हम कहेंगे कि प्रकृति की अपेक्षा मानव यहाँ पे क्या हो जाता है? प्रबल हो जाता है। मानव क्या कर रहा है? प्रकृति की अपेक्षा मानव प्रबल है। मानव प्रकृति की अपेक्षा प्रबल है। तो वैसे तो अगर हम सही मायने में बात करें, प्रकृति से प्रबल मानव हो नहीं सकता, लेकिन संभववाद की हम दशा है उसमें हम बात करते हैं कि मानव क्या कर रहा है? मानव कहीं ना कहीं प्रकृति
को विजय कर रहा है, मानव प्रकृति की विभिन्न वस्तुओं, प्रकृति के विभिन्न नियमों से ऊपर कार्य कर रहा है, तो इस अवस्था में मानव प्रबल है। मानव क्या है? आप प्रबल है। मानव प्रकृति की विभिन्न वस्तुओं को उपयोग लेकर उसमें विभिन्न संभावनाएं देकर प्रकृति से सर्वोपरि या ऊपर होकर क्या करना चाहता है? कार्य करना चाहता है। इस विचारधारा को हम कहते हैं संभववाद विचारधारा। ठीक है। ठीक है। फिर नया विचार आता है, कुछ विद्वान इससे संतुष्ट नहीं होते हैं, कुछ विद्वान इनसे संतुष्ट नहीं होते हैं, और फिर नया विचार आता है जिसे हम कहते हैं नवनिश्चयवाद, नवनियतिवाद। क्या कहते हैं? नवनिश्चयवाद, नवनियतिवाद। और क्या कहते हैं इसे? ठीक है, इसे नियो डिटर्निज्म कहते हैं, नियो डिटर्निज्म कहते हैं, नियो डिटर्निज्म। अब ये विचारधारा देने वाले विद्वान कौन है? इसके जनक हैं ग्रिफिथ टेलर। कौन है ना? ग्रिफिथ टेलर, जो कहाँ के हैं? यूएसए के, हमें पता है। ग्रिफिथ टेलर ने इस विचार जो नवनिश्चयवाद है उसको और क्या कहा है? ग्रिफिथ टेलर ने नवनिश्चयवाद को कहा रुको और जाओ निश्चयवाद, रुको और जाओ निश्चयवाद। ग्रिफिथ टेलर ने नवनिश्चयवाद को रुको और जाओ निश्चयवाद की संज्ञा दी है। अब इसमें क्या हो रहा है? यानी ये कह रहा है न तो मानव प्रबल है न प्रकृति प्रबल है। क्या कह रहा है ना? न मानव प्रबल है न प्रकृति प्रबल है। बल्कि मानव क्या करता है? प्रकृति की वस्तुओं का उपयोग कर प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करता है। ये विचारधारा इन दोनों का सम्मिलित रूप हम कह सकते हैं कि ये कह रहा है प्रकृति प्रबल है, कह रहा है मानव प्रबल। लेकिन यहाँ पे ग्रिफिथ टेलर जो नवनिश्चयवाद विचारधारा हम कहते हैं कि न तो मानव प्रबल है और न प्रकृति प्रबल है। ठीक है। मानव क्या करता है? विभिन्न प्रकृति की वस्तुओं का उपयोग करते हुए अपना जीवन यापन करना चाहता है। इस प्रकार से ग्रिफिथ टेलर ने जो ट्रैफिक के जो नियम होते हैं उनको भी स्वीकार किया है। ट्रैफिक के नियम की बात करते हैं, लाल बत्ती, पीली बत्ती, इनकी हम बात करें जो ट्रैफिक पे होता है, ट्रैफिक के जो नियम हैं, ट्रैफिक की जो बत्तियां हैं उसकी हम बात करें तो ट्रैफिक की बत्तियों का उपयोग किया है इस विचारधारा में ग्रिफिथ टेलर ने। उन्होंने कहा जैसे कि ग्रीन सिग्नल होता है, लोग चल पड़ते हैं, रेड सिग्नल होता है, रुकना पड़ता है, इसलिए तो रुकना पड़ता है तो क्या हो गया? रुको। ठीक है। और फिर जैसे ग्रीन सिग्नल होता है, रेड सिग्नल होते हैं तो रुक जाते हैं, ग्रीन सिग्नल होते हैं क्या होता है? जाओ। यानी प्रकृति कुछ समय के लिए क्या कर सकती है? मानव को रोक सकती है, लेकिन मानव क्या करता है? स्ट्रॉन्ग है और कहीं ना कहीं अपने आप को प्रकृति से आगे ले जाता है। और फिर जैसे ग्रीन सिग्नल होता है क्या पड़ती है? गाड़ियाँ चल पड़ती है, वैसे मानव अपनी पटरी पर चल पड़ता है। यानी प्रकृति जब भी चाहे सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती है तो मानव को रुकना पड़ेगा, और जब मानव क्या करेगा? धीरे धीरे अपना डेवलपमेंट करके उन विभिन्न रास्तों को क्या करता है? रुके हुए रास्तों को वापस से तैयार कर लेता है और फिर अपने जीवन पर हम कहेंगे कि मार्ग पर अग्रसर होता है। इस प्रकार से इन तीन विचारधाराओं की हमने चर्चा की, निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद। संक्षिप्त में चर्चा की। अगले चैप्टर में या अगले लेक्चर में, अगली क्लास में हम और इसके बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे।